इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 20 ऐसे क्वेश्चंस जिनसे आपका 10 से 15 मार्क्स पक्का है। न्यूमेरिकल्स, डिफिनेशंस और एमसीक्यू क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स मिलेंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार। इस वीडियो में हम क्लास 12 पार्ट 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इस वीडियो में हम 20 मोस्ट क्वेश्चन आंसर सहित देखने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार रहिए। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? आंसर, वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। एक बार और फिर से, वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, घर्षण विद्युत किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे, वस्तुओं को आपस में रगड़ने से जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे घर्षण विद्युत कहते हैं। जैसे सूखे बालों पर कंघी चलाने के बाद कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप साथ ही साथ नोट्स में लिखते भी जाइए। वस्तुओं को आपस में रगड़ने से जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे घर्षण विद्युत कहते हैं। उदाहरण के लिए, सूखे बालों पर कंघी चलाने के बाद कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आंसर इसका लिखेंगे, प्रत्येक मूल कणों का एक अंतर्निहित गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। यह अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक कूलाम है। कूलाम को सी से डिनोट करते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक मूल कणों का एक अंतर्निहित गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। इसकी राशि कौन सी है? तो अदिश राशि है। एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है। यह एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बताना है एक कूलाम बराबर 6.242 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछे तो क्या बताना है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। ये एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखेंगे, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धनावेश, दूसरा है ऋणावेश। धनावेश क्या होता है? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। ऋणावेश में लिखेंगे, एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, धनावेश और ऋणावेश का संबोधन किसने किया था? तो आंसर लिखेंगे, धनावेश और ऋणावेश का नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। जो धनावेश होता है वह प्रोटॉन का आवेश होता है और कुछ क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में इसे कचाओ भी कहते हैं। और ऋणावेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है इस पर, और इसे कहीं कहीं पर रेजनी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए सजाती आवेश में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश में आकर्षण होता है। तो आंसर लिखेंगे, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में धनावेश और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, तथा एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ में ऋणावेश और ऊनी कपड़े में उतना ही धनावेश उत्पन्न हो जाता है। यदि आवेशित कांच की छड़ को आवेशित ऊनी के कपड़े के पास लाते हैं, तब वे एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं, तथा आवेशित कांच की छड़ पर आवेशित एवोनाइट की छड़ लाते हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
इससे स्पष्ट हो जाता है कि सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश में आकर्षण होता है। ठीक है। पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 2 वाली वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चालक तथा विद्युत रोधी किसे कहते हैं? तो सबसे पहले चालक की परिभाषा देखते हैं। चालक को इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमीनियम, पारा, मानव शरीर, जंतु शरीर, पृथ्वी आदि। तो जिन भी चीज़ों में करंट प्रवाहित हो जाए उसे चालक कहते हैं। अब हम देखते हैं विद्युत रोधी। विद्युत रोधी इसको इंग्लिश में इंसुलेटर बोलते हैं। तो वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं विद्युत के कुचालक कहलाते हैं या फिर विद्युत रोधी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सूखी लकड़ी, कांच, रबड़, पीवीसी, मोम आदि, इनमें करंट प्रवाहित नहीं होते। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु आसानी से धनावेशित हो जाती है? इसका आंसर लिखेंगे, जिस वस्तु का कार्य फलन कम होता है वह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनावेशित हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूसंपर्कण क्या है? आंसर लिखेंगे, जब किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो उसका अतिरिक्त आवेश पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, विद्युतदर्शी किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे, किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति प्रकृति ज्ञात करने वाले उपकरण को विद्युतदर्शी कहते हैं। मतलब कि किसी वस्तु पर आवेश है या फिर नहीं है, कितना है और वह आवेश धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है, इसको ज्ञात करने वाले उपकरण को विद्युतदर्शी कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रेरण क्या है या फिर स्थित विद्युत प्रेरण क्या है? तो आंसर लिखेंगे, जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के पास लाया जाता है तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश तथा दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। ठीक है। सजातीय आवेश मतलब एक जैसे आवेश, या फिर धनात्मक आवेश हो या फिर ऋणात्मक आवेश, तो सजातीय आवेश कहलाते हैं, एक जैसे आवेश। और विजातीय आवेश मतलब अलग अलग आवेश, एक धनात्मक हो तो दूसरा ऋणात्मक आवेश हो, तो उसे विजातीय आवेश कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के मूल गुण क्या होते हैं? यह मोस्ट क्वेश्चन है और यह दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन वालों में आता है। तो आंसर लिखेंगे, विद्युत आवेश के मूल गुण निम्न हैं। पहला जो पॉइंट है वह है आवेशों का बीजीय योग। इसमें लिखेंगे, किसी भी निकाय में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर हो जाती है। अगला जो गुण है वह है क्वांटीकरण। तो इसमें लिखेंगे, विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। विद्युत आवेश के इस गुण को ही विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश की मात्रा निकालने का सूत्र है, किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस सूत्र से, Q बराबर प्लस माइनस n E, जहाँ n क्या है? नंबर है, 1 2 3 4 5 अनंत तक। E क्या है? E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो E बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है आवेशों का संरक्षण। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह विभिन्न तरीके से विभिन्न समूहों में परिवर्तित हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित व रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। किंतु जांच करने पर स्पष्ट होता है कि कांच की छड़ में जितना धनावेश होता है रेशम के कपड़े में उतना ही ऋणावेश होता है।
तो इससे हमें पता चल जाता है कि आवेश एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। आंसर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। यह MCQ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक कप जाल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। आंसर लिखेंगे एक कप जाल में धनावेश तथा ऋणावेश बराबर होते हैं, अर्थात 1.34 गुणे 10 की घात 7 कूलाम। 15वां क्वेश्चन है हमारे पास। एक पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा कितनी होगी और आवेश किस प्रकार का होगा। तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है 50, तो हम लिखेंगे n बराबर 50। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और हमें ज्ञात करना है आवेशों की मात्रा, मतलब कि आवेश कितने हैं। तो आवेश को Q से डिनोट करते हैं, तो Q हमें ज्ञात करना है। अब देखिए Q का सूत्र हमने क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ा है। Q बराबर ±NE होता है, तो हम Q का सूत्र लिख लेंगे Q बराबर NE। अब बहुत ही सिंपल है, Q निकालने के लिए हमको N और E का गुणा कर देना होगा, तो हमारे पास Q आ जाएगा। तो यहाँ पर N बराबर 50 है, तो 50 गुणे E का मान हम पहले भी पढ़ चुके हैं। E होता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की संख्या कितनी होती है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। अब इनका गुणा कर लेते हैं, तो हमारे पास 16 पंचे 80 हो जाएगा और ये एक 0 उतर आएगा। एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 80.0 गुणे 10 की घात -19 कूलाम लिख देंगे। और दशमलव के बाद 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा देंगे, तो 80 गुणे 10 की घात -19 कूलाम लिख देंगे। तो क्वेश्चन में पूछा था आवेश की मात्रा कितनी होगी, तो आवेश की मात्रा का आंसर निकल आया है। अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा था आवेश किस प्रकार का होगा, मतलब कि धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा, हमें बताना पड़ेगा। तो चलिए इसको समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई चालक है, तो चालक में धनावेश होता है और ऋणावेश होता है। तो यदि चालक में धनावेश है, इसका मतलब ये है कि उस चालक में इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यदि चालक में ऋणावेश है, तो इसका मतलब यह होता है कि चालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। हमने यह केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए इसी चालक पर +2 लिखा हुआ है और किसी और चालक पर -3 लिखा हुआ है। तो +2 का मतलब क्या होता है कि इस चालक पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब कि यह किसी से उधार लेगा 2 ठो इलेक्ट्रॉन। यदि किसी चालक पर -3 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह होता है कि उस चालक पर 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, वह 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे सकता है। ठीक है, तो अब वीडियो को कुछ सेकंड पीछे करके देखिए, क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन पे लिखा हुआ था कि इस किसी पदार्थ पर 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो जहाँ पर कमी लिखा हुआ दिखाई दे वहाँ पर समझ जाइए कि हमारा आवेश धनात्मक होगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा में बता दे रहा हूँ, यदि कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्वेश्चन में यदि दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो वहाँ पर यदि आवेश की प्रकृति पूछे तो हमें बताना है कि आवेश ऋणात्मक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है n में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Q बराबर NE वाले सूत्र से हम n को निकाल सकते हैं। तो हमें पता है E बराबर जो होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है, और Q बराबर 1 कूलाम लिखेंगे। इससे हमें यह पता चलेगा कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और n हमें ज्ञात ही करना है, पता लगाना है, और सूत्र हमें रटा ही होना चाहिए। Q बराबर NE होता है, तो हम E को पक्षांतर करके n को निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र में जो जो हमें पता है हम लिख देते हैं। Q की जगह में 1 बराबर n की जगह में n ही लिखा रहेगा, E की जगह में E का पूरा मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो अब हम E का मान पक्षांतर करेंगे तो 1 के नीचे आ जाएगा, तो n बराबर 1 बटे उसके नीचे E का पूरा मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब हम
10 की घात -19 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 की घात 19 हो जाएगा और बटे के नीचे 1.6 लिखा रहने देते हैं। अब अगले स्टेप में इस दशमलव को हटा देते हैं, तो हम बटे के ऊपर और बटे के नीचे 10 का गुणा कर देंगे, तो बटे के नीचे 16 बचेगा और ऊपर 10 गुणे और ये 10 की घात 19 लिखा ही रहेगा। यहाँ पर 19 को आप लोग 10 की घात में लिखिएगा, मेरे से जल्दबाजी में दोनों बराबर दिखने लगे हैं। अब इन दोनों को भाग देने पर हमारे पास आया 5/8 गुणे 10 की घात 19। अब हम फिर से इन दोनों को भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 0.625 गुणे 10 की घात 19। अब हम अगले स्टेप में इस दशमलव को 6 के बाद लगाएंगे, यानी कि एक संख्या के बाद शिफ्ट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात 18 हो जाएगा। क्योंकि हमने एक अंक बाद दशमलव को शिफ्ट किया है तो वहाँ पर भी एक 0 हटेगा, तो 19 की जगह में 18 ही बचेगा। यह हमारा आंसर है। तो 1 कूलाम चार्ज में लगभग 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिंदु आवेश किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे, यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हैं तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है, मतलब कि ना के बराबर हैं, यानी कि बहुत पास हैं, तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। देखिए इसको समझाता हूँ। मान लीजिए दो पिंड हैं, एक है P1 एक है P2, तो इन दोनों के बीच की दूरी अभी थोड़ा ज़्यादा है। तो यदि पिंड ये दोनों पास पास हों, P1 P2 बहुत ही पास हो एकदम सट करके, तो इन आवेशों को हम बिंदु आवेश कहेंगे जो पास पास हैं, और ये दूर दूर वाले नहीं कहलाएंगे। आप लोग आंसर में इन गोले को मत बनाना, केवल आंसर वही है जो हिंदी से लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कूलाम का नियम क्या है? एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए। कूलाम का नियम, यह क्वेश्चन मोस्ट है, आप लोग इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कूलाम का नियम। तो लिखेंगे, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसके आगे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। मान लीजिए Q1 और Q2 हमारे पास दो ठो बिंदु आवेश हैं, एक है Q1 दूसरा है Q2। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वह है स्मॉल r, और इन पर लगने वाला बल कैपिटल F है। तो यह डायग्राम बना लीजिए। अब इसके बाद हम लिख देंगे यही चीज़, यदि Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है तथा लगने वाला बल कैपिटल F है, तब F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती होगा r² के। व्युत्क्रमानुपाती में हम बटे के नीचे लिखते हैं और अनुक्रमानुपाती में उसके सामने। अब इसके अगले स्टेप में इन दोनों को मिला देंगे, तो लिखेंगे उपर्युक्त संबंधों को मिलाने पर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। अगले स्टेप में हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा देंगे, तो हमारे पास F बराबर K आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन r²। जहाँ पर ये K स्थिरांक है, हमने अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया और हमें K लगाना पड़ा, एक स्थिरांक। ठीक, अब क्या करेंगे, हमें SI पद्धति में पता है कि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, तो बस K की जगह में ये मान रख देंगे। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वह होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r²। और साथ में इसके न्यूटन लिख देंगे। न्यूटन क्या है? SI इकाई है,
यह जो फार्मूला है वह MCQ क्वेश्चन में भी पूछ लेता है, तो यह वेरी मोस्ट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा था कि एकांक आवेश की परिभाषा बताइए। तो लिखेंगे, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। एक बार फिर से इस परिभाषा को देखिए। यदि समान परिमाण के, परिमाण का मतलब होता है आवेशों की संख्या, कि उसमें आवेश की संख्या कितनी है। तो यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो वह आवेश एकांक आवेश कहलाता है। ठीक है, समझाता हूँ इसको। मान लीजिए सजातीय आवेश हम धनात्मक लेते हैं और इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो ये दोनों 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि दूर भगाएंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक आवेश पर, इस पर भी और इस पर भी जो आवेश होगा वह एकांक आवेश होगा। ठीक है, इस चित्र को नहीं बनाइएगा, बस यह परिभाषा लिख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कूलाम के नियम की सीमाएं बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, पहला है, यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। दूसरा, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। तीसरा लिखेंगे, यह नियम अधिक दूरियों तथा 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1 नंबर वाला MCQ क्वेश्चन है यह। तो क्वेश्चन है हमारा, 1 एव कूलाम बराबर कितने स्थैत कूलाम होता है। तो इसका आंसर है 1 एव कूलाम बराबर 3 × 10⁻10 स्थैत कूलाम। ये दोनों पॉइंट एक्स्ट्रा है, इनको भी लिख सकते हैं। 1 कूलाम यदि पूछ ले तो 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 स्थैत कूलाम होता है। और कूलाम बल एक संरक्षी बल है। यह MCQ क्वेश्चन में पूछ लेता है खाली स्थान या फिर सही विकल्प में, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे पार्ट 1 फिजिक्स के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन अभी भी कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं जिन्हें मैं अगले पार्ट 2 में लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी तैयार कर सकें। और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत।